हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका में 50% महिला आरक्षण का किया है समर्थन। अब इनका समर्थन कितना व्यापक असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी। कार्यपालिका से लेकर विधायिका तक में महिलाओं के लिए अभी 33% आरक्षण की ही मांग पूरी नहीं हुई है कि प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने महिला वकीलों का आह्वान किया है कि वे न्यायपालिका में 50% आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाएं। सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं द्वारा 3 महिला न्यायाधीशों समेत नवनियुक्त 9 न्यायाधीशों के सम्मान में रविवार को आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप सब हंस रही हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको रोना नहीं पड़े, बल्कि आप गुस्से के साथ चिल्लाएं और मांग उठाएं कि हमें 50% आरक्षण चाहिए। हालांकि अब ये सीजेआई का जो फैसला है या उन्होंने क्या सोचकर बोला है, ये एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी तक कई जैसे बिहार राज्य ने 33% आरक्षण अपने जो महिलाओं को दिया है, राज्य की महिलाओं को। जैसे सरकारी विभाग में अगर नौकरी चाहती हैं या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को बिहार सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है। तो और जैसे संसद में भी जो महिला सीट है उसको 33% आरक्षण के तहत सुरक्षित करने की बात या मांग कई बार उठ चुकी है। अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन अब जो सीजेआई ने नया शगुफा छोड़ दिया है 50% आरक्षण का, उसका कहीं ना कहीं विरोध भी होगा और स्वागत भी होगा। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय राजदूत ने चीन से कहा सीमा प्रबंधन में भ्रम पैदा ना करें। भारत ने चीन से गोलपोस्ट नहीं बदलने और सीमा मामलों के प्रबंधन में भ्रम पैदा न करने के लिए कहा है। चीन को स्पष्ट कर दिया गया है कि सीमा के सवाल को हल करने के वृहद मुद्दे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करना जरूरी है। पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न गतिरोध के बाद से भारत लगातार कहता रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति दोनों देशों के संबंधों में संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन भारत संबंधों पर चौतरफा उच्च स्तरीय ट्रैक 2 संवाद में कहा है कि पड़ोसी होने के अलावा भारत और चीन बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके बीच मतभेद तथा समस्याएं होना असामान्य नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, नक्सलियों के खिलाफ केंद्र ने शुरू की निर्णायक लड़ाई की तैयारी। कभी तमिलनाडु से नेपाल तक रेड कॉरिडोर बनाने का दावा करने वाला नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी में जुट गई हैं। रविवार को दिल्ली में नक्सल प्रभावी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सिमटते आधार का आंकड़ा देते हुए उनकी फंडिंग पूरी तरह बंद करने और प्रभावित इलाकों में विकास को और तेज करने पर बल दिया है। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों व गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी विकसित की पर्सनल केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ पर्सनल केमिस्ट्री विकसित की थी, वैसे ही केमिस्ट्री उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी बनती दिख रही है। बाइडेन ने मोदी के साथ पहली मुलाकात में जिस तरह से गर्मजोशी दिखाई और बातचीत में भारत के साथ अपने पुश्तैनी रिश्तों को लेकर अपनापन दिखाया, वह यही इशारा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमने सामने मिलते ही जिस तरह से बाइडेन ने मोदी को गले लगाने की कोशिश की,
वह भी दोनों के बीच की गर्मजोशी को बताता है। द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन की तरफ से इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया गया कि वह मोदी के साथ भारत अमेरिका रिश्तों के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करना चाहते हैं। इसी तरह से जब प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत दौरे के लिए आमंत्रित किया तो उनका रवैया काफी सकारात्मक था। भारतीय पक्ष इस बात के लिए आश्वस्त है कि राष्ट्रपति बाइडेन अपने कार्यकाल में एक से ज्यादा बार भारत के दौरे पर आ सकते हैं। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2023 में भारत में समूह 20 यानी G20 क्षेत्रों की देशों की शिखर बैठक होनी है, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन के शामिल होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। फिलहाल प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पायलट परियोजना के तौर पर यह 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि संयोगवश प्रधानमंत्री DHM की राष्ट्रव्यापी की शुरुआत तब हो रही है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को अब शोध कार्यों से जुड़ना होगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थान अब शोध कार्यों से मुंह नहीं मोड़ सकेंगे। उन्हें आने वाले दिनों में शोध कार्य करना जरूरी होगा। शोध को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार अब इसके लिए देश में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए विषय और पैसा दोनों ही मुहैया कराया जाएगा। अभी देश में करीब 40,000 ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिनका देश में कुल होने वाला शोध कार्यों में सिर्फ 1% का योगदान है। इसमें बड़ी संख्या ऐसे संस्थानों की है जहां लंबे अरसे से एक भी शोध कार्य नहीं हुआ है और न ही कोई शोध पत्र ही प्रकाशित हुआ है। शोध को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है। फिलहाल इसका जिम्मा शोध कार्यों को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रस्तावित नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सौंपा गया है, जो अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर इसे गति देगा। नेक्स्ट न्यूज है, श्रीनगर में पहली बार हौसलों और साहस का एयर शो। सुखोई जैसे युद्धक विमानों और चिनूक हेलीकॉप्टर ने रविवार को जब श्रीनगर की डल झील के ऊपर हैरत अंगेज कलाबाजी की तो पूरी दुनिया को संदेश गया कि भारतीय वायुसेना के हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। कश्मीर में 14 साल बाद और श्रीनगर में हुए पहले एयर शो ने वायुसेना के अदम्य साहस से दर्शकों को रूबरू कराया। कश्मीर में वायुसेना का यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। वायुसेना के जाबाजों के हुनरों को हजारों दर्शक 1 घंटे तक सांसें रोककर देखते रहे। इस एयर शो का आयोजन श्रीनगर स्थित वायुसेना स्टेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया था। दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करने वाली डल झील का जल, जमीन व आसमान तक अद्भुत नजारा था। एयर शो का शुभारंभ रविवार सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से किया। कश्मीर की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पंख लगाओ थी। इसमें सुखोई MU-30 MKI विमानों ने जहां दुश्मन को तबाह करने की क्षमता का परिचय दिया, वायुसेना ने सूर्य किरण विमान दल ने आसमान में हार्ट, तीर, डायमंड, गगनयान व फलक्रम की आकृति बनाने के साथ ही हवा में बैरल रोककर सबको रोमांच कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है, डिजिटल लेन देन से आएगी आर्थिक स्वच्छता। स्वच्छता और प्रदूषण को लेकर यूं तो बड़े स्तर पर जागरूकता का असर दिखने लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जन भागीदारी के साथ लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने विश्व नदी दिवस की याद दिलाते हुए नदियों को प्रदूषण से बचाने की फिर से अपील की। उपहारों की नीलामी से मिलने वाले पैसे का नमामि गंगे अभियान में उपयोग करने की बात कही गई है।
वहीं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि यह वक्त है कि आर्थिक स्वच्छता भी आए, इसके लिए भी संकल्प लेना होगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहलुओं को छुआ। उन्होंने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को प्रकाश में लाने का प्रयास पर जोर दिया जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आत्मनिर्भरता के लिए हो रहे छोटे छोटे काम, आने वाले त्योहारों के वक्त कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत जैसे कई विषय उन्होंने इस पर संबोधन किया। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है रोकनी होगी मतांतरण की मुहिम, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। किसी व्यक्ति को छल, बल, भय और लोभ से मतांतरित करना मानवता के विरुद्ध अपराध है। भारत लंबे समय से इस अपराध का भुक्तभोगी रहा है। बीते दिनों यह एक बार फिर पुष्ट हुआ जब अवैध मतांतरण में संलग्न मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 20 जून को अवैध मतांतरण से जुटे एक बड़े गिरोह के 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें गिरफ्तार उमर, गौतम और सहयोगियों को विदेशी संस्थाओं से करीब 57 करोड़ रुपए मिले थे, जिसका वे विवरण नहीं दे सके। अवैध मतांतरण सामान्य घटना नहीं है। मतांतरित व्यक्ति मूल धर्म का ही त्याग नहीं करता, अब उसके पूर्वज बदल जाते हैं, उसकी आस्था बदल जाती है, वह अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता है, नए पंथ के रीति रिवाज अपना लेता है, उनके प्रभाव में भारत माता के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, उसकी भू सांस्कृतिक निष्ठा बदल जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर अपने अंतःकरण की अनुभूति से बौद्ध बने थे। वह धोखाधड़ी वाले मतांतरण के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी की टिप्पणी पर कहा था कि मिस्टर गांधी ने तर्क दिए हैं, उन्होंने इनका कोई खंडन नहीं करेगा, लेकिन उन्हें मिशनों से दो टूक कहना चाहिए कि अपना काम रोक दो। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के हवाले से उन्होंने मतांतरण को धोखाधड़ी बताया। उन्होंने क्लोविस व एर्थलवेस्ट के सहयोग से हुए बड़े मतांतरण के साथ रूस के व्लादिमीर के ईसाई होने और भारी जनसंख्या के मतांतरित किए जाने के उदाहरण देते हुए लिखा, इतिहास गवाह है कि मजबूरी या धोखाधड़ी के कारण मतांतरण हुए हैं। बात मजहब, मत, रिलीजन और धर्म, आस्था एवं विवेक के विषय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हालांकि यह स्वतंत्रता निर्बाध नहीं है, लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन है। संविधान के मूल पाठ में धर्म की जगह रिलीजन शब्द आया है। रिलीजन और धर्म में मौलिक अंतर है। धर्म भारत के लोगों की जीवन शैली है, इसे धर्म प्रचार नहीं कहा जा सकता। संविधान सभा का बहुमत धर्म प्रचार के अधिकार के विरुद्ध था। संविधान सभा में तजुम्मुल हुसैन ने कहा था कि मैं आपसे मेरे तरीके से मुक्ति पाने का आग्रह क्यों करूं, आप भी मुझसे ऐसा ही क्यों कहें। मूलभूत प्रश्न यही है कि क्या कोई एक आस्था सारी दुनिया को अपनी आस्था की छतरी के नीचे ला सकता है। आरंभ से ही ईसाई और इस्लाम जैसी पार्थिव मान्यताएं दुनिया को अपने विश्वास में रंगना चाहती हैं। धन के प्रलोभन और धोखाधड़ी के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। इसके बावजूद वे बाज नहीं आ रहे। मोदी सरकार ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सिद्दीकी और अन्य सहयोगियों पर कानूनी शिकंजा कस चुकी है। वास्तव में यह समय की मांग है कि भारत के सभी पंथ, रिलीजन और मजहब परस्पर संवाद करें। सब अपनी आस्था, आस्तिकता और संस्कृति के रस का आनंद ले। भय प्रलोभन द्वारा मतांतरण का निष्कृष्ट कार्य बंद होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पितृपक्ष में पौधारोपण का संकल्प। हालांकि इस आर्टिकल में कोई ऐसा डेटा नहीं दिया गया है जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र में मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विषयों पर जिस प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी, उससे उन्होंने न केवल खुद को दुनिया की चिंता करने वाला राजनेता के रूप में चित्रित किया, बल्कि भारत के बढ़ते हुए कद को भी रेखांकित किया है। इस मंच से एक ओर जहां उन्होंने दुनिया को भारत की कामयाबी की कहानी बयान की है, वहीं दूसरी ओर कोविड महामारी के इस दौर में भारत के योगदान को भी स्पष्ट किया है।
उनके वक्तव्य ने यह साफ किया है कि भारत अपने हितों के साथ दुनिया के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने न केवल कोरोना रोधी टीकों के निर्यात का आश्वासन दिया, बल्कि टीका निर्माता कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है, ताकि दुनिया के गरीब देशों को जल्द से जल्द टीका उपलब्ध हो सके। अवसर की मांग के अनुरूप उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और साफ तौर पर कहा है कि इस देश की जमीन का इस्तेमाल अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक ऐसे समय जब चीन और पाकिस्तान बंदूक के बल पर आवश्यक था कि किसी और से उस खतरे के प्रति सावधान किया जाता, तो अफगान क्षेत्र में उभरता हुआ दिख रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दायित्व का निर्वाह बखूबी किया, और भी अच्छा यह हुआ कि इस क्रम में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने में कोई संकोच नहीं किया। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, कई जिलों में अभी भी बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियों का स्तर तो बहुत ऊंचा है, लेकिन वहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जब सरकार वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे ज्यादा जोर दे रही है। वे रविवार को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की 74वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बैंकों से कहा कि उनके पास विकल्प है कि वे या तो ऐसे जिलों में गली मोहल्ले के मॉडल के अनुरूप शाखा खोल सकते हैं या कोई बैंकिंग पॉइंट बना सकते हैं जहां लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि आखिर क्यों ऊंची आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में बैंक नहीं पहुंचे हैं। सरकार एक दशक से अधिक से वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है। सरकार ने 2000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। कुछ साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंक शाखा खोलने के नियमों को उदार किया है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान आएगी आईपीओ की बाढ़। अक्टूबर नवंबर के दौरान कंपनियों द्वारा आईपीओ के जरिए भारी भरकम पूंजी जुटाए जाने की उम्मीद है। इस दौरान कम से कम 30 कंपनियां शेयर बिक्री करके कुल 45,000 करोड़ से अधिक की रकम जुटा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक जुटाई गई पूंजी का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी संबंधी कंपनियों के खाते में जाएगा। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का सफल आईपीओ ने नई तकनीक कंपनियों को आईपीओ के लिए प्रोत्साहित किया है। जोमेटो ने आईपीओ को 38 गुना सब्सक्राइब किया गया था। नेक्स्ट है कि सरकार की दूरसंचार कंपनियों के अधिग्रहण में रुचि नहीं। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को इक्विटी के जरिए बकाया राशि का भुगतान करने का विकल्प दिया है। सरकार ने यह भी बताया कि उसकी किसी भी कंपनी के अधिग्रहण में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रविंद्र टक्कर ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह साफ है कि सरकार चाहती है कि कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करे और दूरसंचार क्षेत्र में कम से कम 3 निजी सेवा प्रदाता हो। उन्होंने कहा कि इस घोषणा तक सरकार के विभिन्न हिस्सों में मेरी कई बार बातचीत हुई है। मेरी सभी बातचीत से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को किसी अन्य दूरसंचार कंपनी के स्वामित्व या अधिग्रहण या संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये आज का, क्योंकि स्पोर्ट्स पेज में कोई खास न्यूज़ नहीं है, ये आज का 27 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।